Hello everyone. So very good evening. Due to there was a technical glitch in our YouTube server, so we were not able to get connected with you through YouTube live class. So what I thought is to provide you the same lecture or the same revision of engineering mechanics in a recording format. And here I'm starting the recording for the Mahar revision engineering mechanics subject for the GATE examination, right? So myself Rajat Johari will be dealing this subject for the revision purpose. The most important topic that I will be taking in this subject first is collision theory, right? So what is collision theory? जब दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज आपस में टकराते हैं, बहुत ही छोटे समय के लिए टकराते हैं, यानी कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब कोलिजन होता है, और उसके बाद हो सकता है कि दो बॉडी आपस में कनेक्टेड होकर आगे की तरफ मूव करने लगे, या हो सकता है कि ये बॉडी और ये बॉडी अलग अलग मूव करने लगे अलग अलग स्पीड से. सो जब दो बॉडी आपस में कनेक्ट होके आफ्टर कोलिजन मूव करने लगती हैं तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी v हो जाती है. बट जब दो बॉडीज आपस में टकराने के बाद अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती हैं तो पहली बॉडी की वेलोसिटी v1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2. सो ये जो भी मैंने बात करी है ये आफ्टर कोलिजन बात करी है, राइट? दिस आई हैव टॉक्ड आफ्टर कोलिजन. तो दो बॉडीज आपस में टकराई और दोनों बॉडीज जब टकराई तो टकराने के बाद इस तरीके के कोलिजन को हमने क्या नाम दिया? प्लास्टिक कोलिजन. और इस तरीके के कोलिजन को हमने क्या नाम दिया? इलास्टिक कोलिजन. यानी कि प्लास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन को समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम ऐसे समझें कि सपोज मानो ये एक बॉल है, इसकी वेलोसिटी और ये बॉल 2 है, इसकी वेलोसिटी बॉल 1 की u1 है, बॉल 2 की वेलोसिटी u2 है. u1 वेलोसिटी जब तक u2 वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होगी तब तक ये बॉल आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगी, क्योंकि ये बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है, ये बॉल भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन सेम पाथ में मूव कर रही है. सो जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन होने के बाद दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं. पहली सिचुएशन कि ये बॉल दोनों आपस में टकराने के बाद बॉल या बॉडीज की शेप, दोनों बॉडीज की शेप डिस्टॉर्ट हो जाए, चेंज हो जाए और दोनों आपस में चिपक कर एक वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे. दूसरा सिचुएशन ये होती है कि कोलिजन होने के बाद एक बॉल दूसरी बॉल अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएं. लेकिन इस सिचुएशन में जब टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी देखी गई तो इस केस में v2 वेलोसिटी हमेशा v1 से ज्यादा पाई जाएगी. इस तरीके के कोलिजन को हम प्लास्टिक कोलिजन बोलते हैं और इस तरीके के कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. सो प्लास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करते हैं तो हमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी सेम होती है दोनों बॉडीज की, क्योंकि दोनों बॉडी आपस में कनेक्टेड होकर या फिर स्टिक होकर एक साथ मूव कर रही है विद अ v वेलोसिटी. बट इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता. बॉडीज रिजिड हैं और रिजिड बॉडी होने की वजह से दोनों बॉडी आपस में टकराई और टकराने के बाद पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी को कुछ वेलोसिटी ट्रांसफर करी, या हम कह सकते हैं मोमेंटम चेंज हुआ दोनों बॉडीज का, राइट? सो आफ्टर कोलिजन देखा गया कि वेलोसिटी v2 हमेशा v1 से ज्यादा है, यानी कि आगे वाली बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई टकराने के बाद. अब ये जो मैंने बात करी थी ये बिफोर कोलिजन बात करी थी, राइट? सो कोलिजन तो एक चीज बड़ी क्लियर है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन होती है ये क्लियर है. कोलिजन होता क्या है मैंने आपको बताया,
जब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दो चीजें आपस में टकराएं और टकराने के बाद जब मोमेंटम चेंज हो जाए, तो अब मोमेंटम क्या है, ध्यान से सुनना। इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2, तो मोमेंटम पहली बॉडी का हो गया m1u1, राइट। दूसरी बॉडी का मोमेंटम हो गया m2u2, एंड दिस इज अ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो इसको हम इनिशियल मोमेंटम बोल सकते हैं। अब टकराने के बाद देखते हैं इलास्टिक के केस में और प्लास्टिक के केस में क्या होने वाला है। इलास्टिक के केस में और प्लास्टिक के केस में क्या होने वाला है, पहले हम इलास्टिक की बात कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन, और देखते हैं कि मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, राइट। सो मोमेंटम में क्या चेंज आता है आफ्टर कोलिजन, पहली बॉल की या पहली बॉडी की वेलोसिटी v1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2, और v2 वेलोसिटी हमेशा v1 से ज्यादा इलास्टिक कोलिजन के केस में आफ्टर कोलिजन। अब मोमेंटम की बात जब हम करते हैं तो बॉडी का मास तो सेम ही था, तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, m1v1 प्लस m2v2, राइट। अब यहां पर मुद्दे की बात क्या है, दिस इज अ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन को हम फाइनल मोमेंटम बोल सकते हैं। अब हमने ये ऑब्जर्व किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो टोटल मोमेंटम होता है इनिशियल, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2, वो m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होता है। तो ये जो है टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कह सकता है कि हो सकता है कि बिफोर कोलिजन दो बॉडीज की वेलोसिटी डिफरेंट हो और सेम बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिफरेंट हो, बट टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बड़ा सिंपल है, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा ये चीज। सो आगे की जो हमने बात करी, ये वही बात करा मैंने कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो बिफोर कोलिजन एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। एक बिलियर्ड्स की बॉल है, एक टेबल आपने देखी होगी, बिलियर्ड्स की टेबल देखी होगी, राइट। तो बिलियर्ड्स की टेबल पर दो बॉल्स हैं, राइट, ये बॉल और ये बॉल। आपने स्टिक से इस बॉल को मारा तो ये बॉल जाके टकराई इससे। दोनों बॉल्स रिजिड हैं, रिजिड बॉल होने की वजह से दोनों बॉल का मास तो सेम है, क्योंकि बिलियर्ड्स की बॉल का सब सारी बॉल्स का मास तो सेम ही है। तो लेट्स से मास दोनों बॉल्स का सेम है, बॉल ए और बॉल बी का, लेकिन ये वाली बॉल पहली बॉल है और ये वाली बॉल सेकंड बॉल है। तो पहली बॉल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, दूसरी बॉल की वेलोसिटी 0 है, यानी कि ये रेस्ट पर है। सो इनिशियल मोमेंटम अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, ये टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, राइट। अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। बॉल का वेट तो सेम ही था, आफ्टर कोलिजन देखा गया कि सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़कर 2 मीटर पर सेकंड हो गई, और पहली बॉल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से कम होकर 1 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि आफ्टर कोलिजन पहली बॉल की वेलोसिटी कम हो गई, आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल जो फॉरवर्ड बॉल थी जिससे कि पहली बॉल जाके टकराई थी, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब टोटल मोमेंटम क्या हो गया, पहली बॉल का दूसरी बॉल का, दोनों को प्लस कर दो तो वो भी कितना आता है, सेम आता है, 6। तो टोटल मोमेंटम हमने देखा कि वो कंजर्व्ड रहता है, और ये तो ऑब्वियसली अपने में एक न्यूटन लॉ है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये दोनों ही केस में सेम है। सो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा लॉ ऑफ मोमेंटम। क्लियर, आई होप क्लियर।
अच्छे से सबको? चलो, सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अब बात करते हैं आगे की, राइट? सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यहां तक क्लियर हो गया, राइट? हाँ, सो जब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं तो इलास्टिक कोलिजन में ये वेलोसिटी u1, ये वेलोसिटी u2, ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2, ये सेकंड फर्स्ट, राइट? सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करते हैं, राइट? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? दिस वेलोसिटी is greater than this velocity before collision. तो तभी तो पहली बॉल दूसरी बॉल से जाके टकराएगी. सो u1 वेलोसिटी में u2 वेलोसिटी माइनस कर दूं तो पहली बॉल को कितनी स्पीड चाहिए एक्स्ट्रा ताकि वो सेकंड बॉल से जाके टकरा जाए? दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. फिर उसके बाद दोनों बॉल टकराई आपस में, लेकिन टकराने के बाद दोनों बॉल सेपरेट हो गई और दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई. अब सेपरेट होने के लिए अलग अलग हो गई वेलोसिटी, तो कितनी वेलोसिटी डिफरेंट हो दोनों के अंदर कि ये दोनों बॉल सेपरेट हो जाएं? तो v2 वेलोसिटी इस केस में ज्यादा होगी v1 से. सो v2 माइनस v1 ये इस केस में सेपरेशन वेलोसिटी होगी. अब ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है इलास्टिक कोलिजन में जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. राइट? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट? और इस केस में दिस इज डिफाइंड एज v2 माइनस v1 divided by u1 minus u2. Are you getting it? क्लियर हुआ यहां तक अच्छे से? अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे प्रूव किया हमने, ये फॉर्मूला कैसे प्रूव किया, इसको देख लेते हैं. सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने कैसे निकाला? अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्लियर है. अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं. बिफोर कोलिजन पहली बॉल, ये दूसरी बॉल, कोलिजन के वक्त दोनों बॉल टकराई, टकराने के बाद दोनों बॉल सेपरेट हो गई आफ्टर कोलिजन. सो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ua हमेशा ub से ज्यादा थी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई? ua माइनस ub हो गई. फिर तो इसके बाद हमने क्या करा? आफ्टर कोलिजन देखा. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सेकंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ? vb माइनस va. सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, vb माइनस va डिवाइडेड बाय ua माइनस ub. नाउ इट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो. इलास्टिक कोलिजन के केस में याद रखना है ये, राइट? अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की ही मैंने बात करी है, ये सेम वही बात चल रही है, राइट? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब मैंने आपको बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हो गया. तो इस इक्वेशन को लगाओगे, इस इक्वेशन को अगर लगाओगे, राइट, तो आपका m1 इधर रख लो, u1 माइनस v1, ये चीज इधर चली गई और ये वाली चीज उधर चली गई, तो m2 v2 माइनस u2 ये आ गया. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी पहली बॉल की प्लस काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉल की बिफोर कोलिजन, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. क्लियर हो गया? ये पहली बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, राइट? उसके बाद आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करते हैं तो ये पहली बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई? v1 हो गई,
तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये चीज आप इधर ले जाओ, ये चीज आप उधर ले जाओ, तो इक्वेशन क्या बन गई? हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 ब्रैकेट में v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेशन नंबर 1 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। सो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, राइट। और ये जब आप रेशियो लेते हो तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u2 u1 माइनस u2 करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी, राइट। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? प्रूव कर दिया हमने। कैसे निकाली थी ये वैल्यू? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे निकाली? ये क्लियर हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके हमने दो इक्वेशंस बनाई, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, और दोनों की इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया एक दूसरे के साथ। सेकंड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिवाइड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, राइट। सो इस वैल्यू को आप जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये वैल्यू आपकी हमेशा 1 के बराबर होगी। और ये किस केस में ऐसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में होता है। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में दिस इज द वैल्यू। अब बात करते हैं परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की। अब इसमें क्या हो रहा है? ये एक तरीके का इन इलास्टिक कोलिजन है। इसमें क्या हो रहा है? दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं? स्टिक हो जाती हैं। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस होती है आफ्टर कोलिजन, क्योंकि दोनों बॉडीज की शेप में कुछ ना कुछ चेंज आता है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन अगर दो बॉडीज की शेप में कुछ शेप में चेंज आया, इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हुई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो कुछ तो एनर्जी लॉस होने ही वाली है, श्योर। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां पे सेम वही करा आपने, u1 माइनस u2, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1 होता था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक कोलिजन के केस में दोनों बॉल या दो बॉडीज आपस में स्टिक होकर सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, तो v2 और v1 की वेलोसिटी तो v रहेगी इस केस में, यानी कि ये वैल्यू 0 रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम देखें प्लास्टिक कोलिजन के केस में वो 0 होता है, और इसी कारण से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी 0 होता है in case of plastic collision. You can see here. So perfectly plastic collision के केस में coefficient of restitution हमेशा 0 होता है, right? Clear हो गया? I hope this is clear to everyone, right? Now कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लॉस हुई है, तभी तो इनकी शेप में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमेशा अलग अलग होगी। सो अलग अलग होगी तो क्या होगी? तो ध्यान से सुनना, ये हमने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमने इक्वेशन लिखी प्लास्टिक कोलिजन के केस में। दिस इज इन अ केस ऑफ प्लास्टिक कोलिजन। सो प्लास्टिक कोलिजन जब भी होता है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। लेकिन व्हाट अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन प्लास्टिक कोलिजन? तो हाफ ma स्क्वायर प्लस हाफ ma इनटू ub स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू, ये बिफोर कोलिजन सेम है। तो चाहे इलास्टिक कोलिजन की बात करो चाहे प्लास्टिक कोलिजन की बात करो, बिफोर कोलिजन अगर आप इक्वेशन लिखते हो, चाहे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करो चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करो, तो बिफोर कोलिजन तो इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं आया। चेंजेस कहां से आते हैं वो मैंने आपको बताया था। चेंजेस आते हैं फाइनल जब हम इक्वेशन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी दोनों बॉडीज की क्या हो गई? सेम हो गई। सेम हो गई तो क्या मैं ma प्लस mb इंटू v कर सकता हूं इसको, राइट? क्योंकि ये वेलोसिटी भी v, ये वेलोसिटी भी v, तो v आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया? ma प्लस mb, राइट? सो ये आपकी मोमेंटम की इक्वेशन होती है
after collision in a case of plastic collision. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अगर आप लिखोगे तो इधर क्या होएगा, वेलोसिटी दोनों बॉडीज की सेम है आफ्टर कोलिजन, सो इसलिए यहां पर भी सेम वही हो गया, हाफ टोटल मास इंटू वी स्क्वायर, राइट, क्योंकि दोनों बॉडीज जुड़ गई और जुड़ने के बाद सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं अगर दो बॉडीज, तो इसका मतलब क्या, इस बॉडी का मास एम ए, इस बॉडी का मास एम बी, राइट, सो हाफ एम ए प्लस एम बी, राइट, हाफ एम ए प्लस एम बी इंटू वी स्क्वायर, सो आफ्टर कोलिजन हो गया ये केस। सो आफ्टर कोलिजन अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देगा, ये वाली बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कम है, राइट, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, तो व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, सो लॉस ऑफ एनर्जी अगर कोई आपसे पूछे, सो लॉस ऑफ एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है ये लॉस ऑफ एनर्जी है, और यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए या बॉडी की शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए आफ्टर कोलिजन। यहां तक क्लियर हुआ, आई होप अच्छे से क्लियर है ये चीज, राइट, सो ये जो है द शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस आफ्टर कोलिजन एंड बॉडी गेट डिस्टॉर्टेड, देयरफॉर देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, एंड लॉस ऑफ एनर्जी हम लोगों ने बोला है परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के केस में होता ही होता है। तो व्हाट इज द डिस्टॉर्शन एनर्जी, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी इज डिफाइंड एज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दो, राइट, सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या होती है, जीरो, क्योंकि कोई शेप में चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन प्लास्टिक कोलिजन के केस में शेप में चेंजेस आते हैं आफ्टर कोलिजन। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी इस केस में आप देख पा रहे हो इक्वल हो गई, राइट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, राइट। अब एक क्वेश्चन आप ले सकते हो, एक बॉल है जो कि 1 kg मास की है, मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, वो एक डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ ऑन अ स्टेशनरी बॉल जिसका मास 2 kg था, कोलिजन होने के बाद हमने ये देखा कि उसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि आप बताओ स्पीड कितनी है उस 2 kg मास बॉल की आफ्टर द इंपैक्ट, राइट, सो क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि एक बॉल है जिसका मास 1 kg है, एक बॉल है जिसका मास 2 kg है, राइट, इस बॉल की वेलोसिटी इनिशियली 0 है, इस बॉल की वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो शेप तो चेंज होगी नहीं, दोनों बॉल्स की जब शेप चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ चेंज होगी, ये तो श्योर है। सो ये जो वेलोसिटी है ये बोल रहा है, ये वेलोसिटी हमें बतानी है ये कितनी होगी और ये कितनी वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, क्लियर। अब देखो दो अननोन है v1 एंड v2, हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी हैं, दो इक्वेशंस हैं, राइट, सो ये 1 kg की बॉल थी, ये 2 kg की बॉल है, राइट, तो दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है, सो बहुत क्लियर है ये चीज, जस्ट अ मोमेंट। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1 होता है, अभी अभी बताया मैंने आपको, अगर ये 1 है ठीक है, ये अगर 1 है तो इसका मतलब यहां पर 1 रखो, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, ये आपको पता है u1 12 u2 0, v2 एंड v1 हमें नहीं पता,
तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, राइट। तो सेम वही इक्वेशन को रखा हमने, हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर सकते हो, तो पहली बॉल की वेलोसिटी और सेकंड बॉल की वेलोसिटी आ गई। अब देखो, तो हमने देखा कि ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये बॉल v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब ध्यान से सुनना, ये तो आगे की तरफ मूव कर रही है क्योंकि आंसर आपका प्लस है। मूव फॉरवर्ड आफ्टर कोलिजन, जिस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए आफ्टर कोलिजन, ये बॉल आई और टकराई, टकराने के बाद ये बॉल आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन हमने देखा ये बॉल टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि आंसर हमारा v1 जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है और वो 4 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद वो पीछे की तरफ जा रही है बॉल, पहली वाली, और वो बॉल पीछे की तरफ जा रही है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर, नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉल टकराने के बाद पीछे की तरफ जा रही है। तो देखो, इट मूव्स बैक आफ्टर कोलिजन, सिंपल। दो इक्वेशन, दो अननोन। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, राइट। सो हमने अभी जो पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा है कोलिजन थ्योरी। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फ्रिक्शन मैकेनिक्स। फ्रिक्शन मैकेनिक्स क्या है बेटा? जिसमें कि हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कैसे काम करता है, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी की सरफेस और बॉडी के बीच में जो एक आप सरफेस देख रहे हैं, मतलब बेसिकली जिस सरफेस के ऊपर ये बॉडी मूव कर रही है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आप एक अपोजिट फोर्स देख पा रहे हैं। सरफेस और बॉडी के बीच में एक फोर्स देख पा रहे हैं, दैट फोर्स इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, और इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का मास m है और फ्रिक्शन हमेशा F फोर्स होएगा जो कि अपोजिट होएगा टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होएगा? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर बॉडी मूव करती है, राइट, तो उसके वजह से सपोज मानो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर फ्रिक्शन फोर्स हो जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से बॉडी इन रेस्ट, बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं है? या फिर मैं कह दूं कि फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है, राइट? तो भी नहीं है। बॉडी का मोशन तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स बॉडी के ऊपर लगाया जाए, राइट? सो बॉडी का जो अपना वेट होता है, दैट इज mg, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, बॉडी का अपना वेट। और उस फोर्स की उस वेट की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स हम कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स, राइट? सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज नथिंग, फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स मैंने क्या बताया? एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के वेट के अपोजिट वर्क करता है, एग्जैक्टली, राइट? सो फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हम म्यू की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे, और व्हाट इज दैट म्यू? दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात आती है तो दो तरीके से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, अनदर इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है? जब बॉडी अंडर द रेस्ट पोजीशन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। जब बॉडी हैज अ टेंडेंसी ऑफ अ मोशन, देन
बॉडी इज इन मोशन, देन हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, बॉडी अगर मोशन में है, इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के, हमेशा कम होती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। सो म्यू के वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस, राइट? सो net impact of external force responsible for the motion is defined by sigma fx 0। sigma fx को जब आप जीरो करते हो तो आप देखो आपका फोर्स ये लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है और नेट फोर्स आपका जीरो है, तो नो मोशन इन अ बॉडी, राइट? सो अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा? अगर बॉडी की सरफेस रफ होगी। अगर स्मूथ सरफेस है तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि स्लीपेज एग्जिस्ट करता है इस सरफेस में, बॉडी के अंदर स्लिप होने के चांसेस हैं। जहां पर स्लिपेज होएगा वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो होगी और फ्रिक्शन फोर्स जीरो होएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लिप सरफेस, दैट इज कॉल्ड द स्मूथ सरफेस, and the friction force is not equal to zero when the surface is rough and there is no slippage। बात करते हैं body has a tendency to motion। इसका मतलब क्या? ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स ये फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब बॉडी के अंदर मोशन की टेंडेंसी है, बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, बॉडी के ऊपर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या था? जीरो। तो बॉडी के अंदर मैंने मोशन क्या माना? नो मोशन। बॉडी के ऊपर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी आया 10 न्यूटन का, तो कोई मोशन होएगा? नहीं होएगा बेटा। तो दोनों ही कंडीशन में बॉडी किस में है? स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक जोन में है। लेकिन जैसे ही मैंने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया और फ्रिक्शन जो आया बॉडी के अंदर वो 25 आया, लेकिन इस बार हुआ क्या? बॉडी के अंदर टेंडेंसी है टू मोशन, यानी कि हल्का सा भी, क्योंकि यहां मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू लिख दी है, यहां पर मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं लिखी थी, यानी कि या मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा अगर हल्का सा भी मैं पॉइंट्स में भी अगर फोर्स लगा दूं एक्सटर्नल, तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी है टू मोशन, राइट? अभी 25 और ये भी 25, तो ये फोर्स तो कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन फ्रिक्शन की, जो फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं, वो मैक्सिमम अगर मैं कहता हूं कि सरफेस और बॉडी के बीच में 25 न्यूटन का ही फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मोशन, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। जब हमने एक्सटर्नल फोर्स F माना, फ्रिक्शन फोर्स को F माना स्मॉल f, तो तीन कंडीशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल फोर्स जब F के बराबर, F इक्वल्स टू जीरो, F इक्वल्स टू जीरो, दोनों ही केस थे, तो यानी कि 0 0 थे ये, दिस इज बोथ जीरो, सो नो मोशन। जब एक्सटर्नल फोर्स यहां पर 10 था और फ्रिक्शन फोर्स भी 10 था, तो उस केस में भी कोई बॉडी के अंदर मोशन नहीं हुआ, तो ये स्टैटिक सिचुएशन। लेकिन थर्ड वाला एक्सटर्नल फोर्स is when equal to the maximum force, frictional force, so यहां पर भी 25, यहां पर भी 25, तो दोनों फोर्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। सो इसका मतलब यह है कि अभी मोशन तो नहीं है, लेकिन हल्का सा भी, इसको हल्का सा भी अगर बढ़ाया मैंने, मोशन हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो अपनी मैक्सिमम पीक पर है, राइट? सो माइनर इंक्रीज इन एक्सटर्नल फोर्स विल लीड टू मोशन। दिस सिचुएशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक मोशन, राइट? सो चौथी कंडीशन मैंने कहा, जब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये मोशन सिचुएशन है। तो स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक जोन के बारे में बात करते हैं। और स्टैटिक सिचुएशन और स्टैटिक जोन में क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यहां पर देखो मैंने म्यू की वैल्यू को बात करी तो म्यू एस की बात करी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन, देन एट दैट मोमेंट impact of friction get reduced, and that is the situation when friction force is less than the maximum friction। इसका मतलब क्या हुआ?
At that point of time, friction is called kinetic frictional force. अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि 25 न्यूटन का जब फोर्स था और एक्सटर्नल फोर्स जब 25 न्यूटन का था, राइट, तो इस वक्त टेंडेंसी ऑफ मोशन है, राइट, लेकिन हल्का सा भी अगर फ्रिक्शन फोर्स मैं कहूं कि बढ़ेगा तो नहीं बढ़ने वाला. सो एक्सटर्नल फोर्स अगर 26 न्यूटन हो गया, राइट, उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होएगा और उस वक्त ये जो फ्रिक्शन फोर्स होएगा that is proportional to n normal force, but when we remove the proportional sign and introduce equal to, then this coefficient of friction is called mu k into n, right? अब यहां पर ये जो मैं F मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, यहां पर भी सेम वही था, लेकिन यहां पर mu s मैक्सिमम था into n, राइट? सो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कोफिशिएंट जो होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होती है, राइट? सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और यही मैंने आपको यहां पर बोला है, राइट? यही बात मैंने आपको यहां पर बोली है. द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम 0 टू F maximum. F maximum is mu s into n, where mu s is defined as the coefficient of friction in static condition. The mu s is 0 if external force on a body is 0. If the external force is equal to the frictional force, then the body is in static condition. In that situation, mu s value is maximum. राइट? समझ में आ रहा है? जब एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो है स्टैटिक सिचुएशन में. लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जब फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है तब भी उस केस में भी बॉडी स्टैटिक सिचुएशन में है. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस वक्त फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस वक्त फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होएगा और बॉडी भी मोशन में नहीं होएगी, तो उस वक्त एक फोर्स के करस्पॉन्डिंग इस फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये 25 मैंने एज्यूम किया है, कुछ भी हो सकता है, राइट? दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एंड दिस म्यू एस वैल्यू इज मैक्सिमम इन दैट सिचुएशन. और ये इस सिचुएशन में क्या है बेटा? एफ एक्सटर्नल के बराबर है, लेकिन बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं है, और जब बॉडी के अंदर मोशन नहीं है तो स्टैटिक सिचुएशन है, और स्टैटिक सिचुएशन में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, राइट? जैसे ही ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होएगा इस वैल्यू से, बॉडी मोशन में होएगी, और उस वक्त ये म्यू एस की जगह म्यू के हो जाएगा, और जब ये म्यू के हो जाएगा तो उस वक्त म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस मैक्सिमम से कम होगी, याद रखना. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी. तो स्टैटिक कंडीशन ये आपके सामने देख रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स जीरो, म्यू एस जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं आ रहा तो बॉडी मूव कर ही नहीं रही है, नो मोशन. और जब बॉडी के अंदर मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां से आएगा, राइट? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है. फ्रिक्शन फोर्स तब काम करना शुरू करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा. बॉडी के अंदर मोशन नहीं हुआ. जब बॉडी के अंदर मोशन नहीं हुआ, ऑब्वियसली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस एक्सटर्नल फोर्स को किसी ने काउंटर किया, एंड दैट काउंटर फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल फोर्स, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स. इस वक्त म्यू एस जीरो नहीं होएगा, उस वक्त जीरो था, इस बार जीरो नहीं होएगा. सो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो म्यू एस की वैल्यू तो आएगी. ये म्यू एस की वैल्यू बढ़ते 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 कहां तक जा सकती है? ये जा सकती है म्यू एस की वैल्यू बढ़ते बढ़ते म्यू एस मैक्सिमम तक, राइट? और वो वैल्यू कब होएगी? जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होएगा? मैक्सिमम होएगा. और फ्रिक्शन फोर्स जब मैक्सिमम होएगा
और बॉडी के अंदर मोशन नहीं होएगा तो उस वक्त म्यू एस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उस वक्त भी मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से, तो बॉडी के अंदर मोशन होएगा, और उस वक्त यहां पर म्यू एस की जगह म्यू के होएगा, और म्यू के हमेशा म्यू एस मैक्सिमम से कम होता है, तभी तो बॉडी के अंदर मोशन है। सो यू कैन सी हियर दिस इज मैक्सिमम। बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मोशन, बॉडी हैज अ टेंडेंसी है मोशन की, हल्का सा भी फोर्स अगर इंक्रीज किया तो 30 करते ही बॉडी के अंदर मोशन आ गया। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, बॉडी स्टार्ट्स मोशन। अब काइनेटिक कंडीशन की बात हो रही है, तो स्टैटिक कंडीशन में 0 से लेकर एफ एस से लेकर, आप देखो 0 से म्यू एस मैक्सिमम तक गया, यहां पर 0 एफ के मैक्सिमम की बात हो रही है। अब यहां देखो, यू जस्ट सी दिस, यही मैंने आपको बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस, दैट इज बॉडी एंड सरफेस, राइट। बॉडी की सरफेस अगर स्मूथ है तो आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमेशा 0 मानोगे, अगर बॉडी रफ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं होएगा। अब इंक्लाइंड फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट, जब बॉडी के ऊपर इंक्लाइंड फोर्स लगेगा तो कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। अब देखो बॉडी के अंदर मोशन हुआ, पी कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, राइट, सो 0। अब ये देखो ये फोर्स इंक्लाइंड था, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा इस साइड है, इस फोर्स की वजह से बॉडी किधर की तरफ मूव करेगी, इधर की तरफ। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, अपोजिट, तो किधर की तरफ, इधर। तो ये अगर प्लस लिख रहा हूं तो ये माइनस हो गया, और टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया, पी कॉस थीटा के बराबर आ गया। सो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाला, क्लियर हुआ। अब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस बाय एन होती है, वो पी कॉस थीटा के बराबर रख दी, राइट। अब आ जाओ एफ वाई फोर्स की बात कर लेते हैं। एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्स की। सो ये फोर्स एम जी है, राइट। इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होएगा, दैट इज पी साइन थीटा। सो एम जी और पी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में है, वो अगर प्लस हैं तो नॉर्मल फोर्स क्या होएगा, अपोजिट है तो माइनस, और माइनस है तो उधर की साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। सो पी साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल्स टू एन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपने एन की वैल्यू रख दी, यहां से आपको एन की वैल्यू आ गई नॉर्मल फोर्स की, ये वैल्यू आपने यहां रख दी। अब म्यू एस की वैल्यू क्या आई, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पी साइन थीटा प्लस एम जी, राइट। सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं इंक्लाइंड फोर्स के केस में, ये क्लियर हुआ। अब थीटा अगर 0 कर दूं अगर मैं, तो यानी कि सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स नहीं है। सो उस केस में थीटा जैसे ही आप 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो पी कॉस थीटा बाय एम जी आ जाएगा, और कॉस थीटा भी अगर 0 रखोगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो पी आ गया यहाँ पर पी बाय एम जी, तो यहाँ पर साइन थीटा 0, क्योंकि साइन 0 इज 0। अगर आप थीटा को 0 करोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात हो रही है। भाई ऐसे समझो ना, ये बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है इंक्लाइंड, राइट, ये थीटा डिग्री पर लग रहा है, तो ये पी कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, पी साइन थीटा हो गया। आर यू गेटिंग इट। तो अगर मैं कह रहा हूं बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये इंक्लाइंड फोर्स ना होके हॉरिजॉन्टल फोर्स होता तो थीटा की वैल्यू 0 होती, राइट। तो थीटा की वैल्यू जब 0 होती तो उस केस में यहां कॉस 0 होता तो कॉस 0 1 होता, तो P आ जाता ऊपर, नीचे P साइन 0 क्या होता, 0 होता, नीचे mg आ जाता। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स के केस में क्या होता है, P बाय mg की वैल्यू के बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और हॉरिजॉन्टल फोर्स की जगह अगर इंक्लाइंड फोर्स हो तो
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? P cos थीटा डिवाइडेड बाय P sin थीटा प्लस mg, राइट? आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यहां पर। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन अ इंक्लाइन सरफेस, सेम वही जो मैंने आपको बताया, सेम निकल कर आया, आप करोगे कैलकुलेशन यही आएगा, राइट? अब टू मैटिक कंडीशंस क्या होती हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस? ध्यान से सुनना, टू मैटिक कंडीशन। टू मैटिक कंडीशन का मतलब है एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रेस्ट कर रही है, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रेस्ट कर रही है। जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रेस्ट करेगी तो उस केस में कैसे हम एनालिसिस करते हैं? अब देखो, नीचे वाली बॉडी बी है, ऊपर वाली बॉडी ए है। ए बॉडी एक टाइड है, किसके साथ टाइड है? दिस इज टाइड विथ अ स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के अंदर फोर्स है टी, टेंशन, राइट? अब देखो, बॉडी 1 W1, बॉडी 2 W2, राइट? अब देखते हैं यहां पर ये एक्सटर्नल फोर्स है, राइट? सो बॉडी 1 की बात करते हैं, बॉडी ए की। सिग्मा Fx 0 है, Fa हमेशा T के बराबर, Fa हमेशा T के बराबर। अभी चलो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए मैं यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं। ये ऊपर वाली बॉडी थी, ये नीचे वाली बॉडी थी, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं अभी हम, ठीक है? एक एक करके हम बात करेंगे। इस बॉडी के ऊपर टेंशन, क्योंकि ये किसी एक वर्टिकल सरफेस के साथ अटैच्ड है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग अटैच्ड है तो यानी कि कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। तो जब आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे F, ये बॉडी ए के साथ कनेक्टेड है, तो बॉडी ए भी आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी बी के साथ। लेकिन जैसे ही बी आगे बढ़ेगी तो ए भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से। तो ए बॉडी के ऊपर अपोजिट फोर्स आएगा, टी फोर्स। अब ध्यान से सुनो, ये एक्सटर्नल फोर्स था, ये सरफेस है जिसके ऊपर बी बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही थी, ये सरफेस है। अब देखो, ध्यान से सुनना, ए और बी बॉडी के बीच में भी एक सरफेस है, राइट? नाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट कलर। नाउ लिसन केयरफुली। इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो अपोजिट आएगा, मानते हो? इस केस में इसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट आएगा, मानते हो? क्लियर है? सो ये बॉडी, ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर अपोजिट रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर मारेगी। सो ये अगर फ्रिक्शन फोर्स ए है तो ये भी फ्रिक्शन फोर्स ए होएगा, लेकिन ये वाला फ्रिक्शन फोर्स बी होएगा। क्लियर हो रहा है अच्छे से? आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। इस बॉडी का वेट, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड, दैट इज WA। तो इसके अपोजिट ये वाला फोर्स कौन सा कहलाएगा? नॉर्मल फोर्स NA कहलाएगा। एक मिनट, राइट? क्लियर हो रहा है? इस बॉडी का फोर्स किधर? डाउनवर्ड, ये WB कहलाएगा। इस बॉडी का फोर्स के अपोजिट नॉर्मल फोर्स NB कहलाएगा। आर यू गेटिंग इट? बट मुद्दे की बात यह है कि दोनों को इक्विलिब्रियम रखने के लिए बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर एक अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज NA। आर यू गेटिंग इट?
सो बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट किया? एक तो फ्रिक्शनल फोर्स Fa और एक नॉर्मल फोर्स Na। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और यही मैंने देखो यहां पर ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, चलो अब बॉडी ए के लिए हम एक एक करके हम बात करेंगे। बॉडी ए पर आ जाते हैं। बॉडी ए में अगर सिग्मा fx की बात करूं, मैं सिग्मा fx को 0 रखूं, तो T फोर्स आपका Fa फोर्स के बराबर होएगा, और Fa जो होएगा वो म्यू इंटू Na के बराबर होएगा। क्लियर हुआ यहां तक? और ये T फोर्स Fa के बराबर म्यू Na। Na इज व्हाट? Na is equal to Wa, right? So Wa is what? That is mg. Body A का मास into g. क्लियर हो रहा है अच्छे से? अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस के लिए म्यू मान के चलता हूं, और इस सरफेस के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान के चलता हूं, ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। डिफरेंट होएगा तो मैं जो भी वैल्यू यहां पर होती वो वैल्यू यहां पर लिख देता। तो ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। फ्रिक्शन सरफेस का जो कोफिशिएंट जो सरफेस है उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। मैं मान के चल रहा हूं दोनों केस में सेम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सो देखो यही मैंने यहां पर सॉल्व किया है, देख लो। Fa is equals to T and T is mu s into Na, Na is Ma into G। क्योंकि हम स्टैटिक कंडीशन में बात कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर mu s लिख सकते हैं, राइट? अच्छे से क्लियर है? इज इट क्लियर? अब सिग्मा Fy की बात कर लेते हैं। सिग्मा Fy की बात कर लेते हैं। जब हम सिग्मा Fy की बात करेंगे, राइट, सो सिग्मा Fy की बात करते हैं तो इसमें देखिए Wa इज इक्वल्स टू Na के बराबर, राइट? Wa इज इक्वल्स टू Na के बराबर, और Wa जब Na के बराबर होती है, राइट, सो Na की वैल्यू क्या होती है? म्यू s इंटू जी। यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से? यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से? Wa is equals to Na, that is mu s इंटू जी। एक सेकेंड, सॉरी, mg Ma इंटू जी, सॉरी। सो नाउ दिस इज क्लियर। सो पहली बॉडी का हमने फ्री बॉडी, पहली बॉडी का Fx भी लिख लिया, Fy भी लिख लिया। देख लो क्लियर हो गया सबको अच्छे से? अब बॉडी बी पर बात करते हैं। बॉडी बी के लिए हम बात करते हैं। बॉडी बी के लिए अगर हम देखते हैं तो बॉडी बी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देख लेते हैं। ये फोर्स है Fa, ये फोर्स है Fb, ये बॉडी है B, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स था, राइट, और डाउनवर्ड दो फोर्स लगेंगे, एक Na और एक इस बॉडी का वेट। और ये फोर्स जो आया ये किसने मारा है? Who has exerted this force on a body B? बॉडी A। और बॉडी B के ऊपर ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी किसने एक्सर्ट किया है? बॉडी A ने। आर यू गेटिंग इट? नाउ एक फोर्स अपोजिट इसको बैलेंस करने के लिए, वेट को बैलेंस करने के लिए अपोजिट फोर्स कौन सा कहलाता है? दैट इज द नॉर्मल फोर्स NB।
अब बड़ा क्लियर है, सिग्मा एफ एक्स को 0 रखो तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर होएगा एफ ए फोर्स प्लस एफ बी फोर्स के। ये फर्स्ट इक्वेशन। सिग्मा एफ वाई को 0 रखो तो सिग्मा एफ वाई को जब 0 रखोगे तो क्या होएगा, एफ वाई को 0 रखा, ठीक है। सो एन ए प्लस एम बी इंटू जी अपोजिट that is NB that is equals to 0। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब ये Na क्या था, ये Na की वैल्यू थी Ma इंटू जी, ये Mb इंटू जी, राइट। सो दिस Nb कितना था, NB इज अपोजिट, सो कितना था NB, NB हो जाएगा MB इंटू जी, राइट। सो जस्ट अ मोमेंट, या करेक्ट। सो ये हो गया आपका नीचे डाउनवर्ड, ये भी हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया अपवर्ड। सो Na माइनस NB इज इक्वल्स टू WG। ओके, सो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं Na माइनस NB, क्योंकि अपोजिट हैं दोनों, राइट। दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ B, करेक्ट। अब ये देखो सेम इक्वेशन, ये तो मैंने बताया ही था आपको, एक्सटर्नल फोर्स एफ ए प्लस एफ बी दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, ये लिख दी। अब ये देख लो एन बी माइनस एन ए दैट इज इक्वल्स टू वेट 2। सो दो इक्वेशन हमने कैसे लिखी, ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। एक 100 न्यूटन का ब्लॉक है ए, रेस्ट कर रहा है 150 न्यूटन के ब्लॉक के ऊपर, जहां पर ब्लॉक बी रेस्ट कर रहा है ओवर द सरफेस, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर। ब्लॉक ए इज अटैच्ड टू द वेटलेस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग अटैच्ड टू द वॉल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द फोर्स P इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक बी, लेकिन ये जो फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक बी के ऊपर कैसा है, देखो दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इट इज अ इंक्लाइंड फोर्स, एंड दैट टू विद अ टू मैटिंग सिचुएशन। ये क्वेश्चन किसका है बेटा, टू मैटिंग। टू मैटिंग मतलब एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर रेस्ट कर रही हो और ऊपर वाली बॉडी किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और उसके बाद जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो इंक्लाइंड है यहां पर, तो इंक्लाइंड फोर्स की सिचुएशन हो गई और टू मैटिंग की सिचुएशन हो गई। सो ये क्वेश्चन दो बातों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब देखो फोर्स P इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी एज शोन इन फिगर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको कहा था ना, अलग भी हो सकता है, देखो ये अलग है। यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 और μ2 दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, राइट। μ1 क्या और μ2 क्या है, ये भी आपको मेंशन है यहां पर। अब पूछ रहा है कि टेंशन फोर्स बताओ भैया, स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन आएगी, और एक्सटर्नल फोर्स बताओ बॉडी के ऊपर कितना लगाया जाए कि बॉडी के अंदर मोशन हो जाए टूवर्ड्स द राइट। चलो देख लेते हैं। सो बॉडी ए, अब देखो सेम वही मैंने एनालिसिस की है। फोर्स ये इंक्लाइन था, तो इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए हमने P cos थीटा की बात करी, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा यानी कि P sin 45 हुआ। इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ होएगा, ये आप देख पा रहे हो, और इसका वेट नीचे की तरफ होएगा, ये देख पा रहे हो। वेट आपको डिफाइंड है, दैट इज 150 न्यूटन, राइट। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब आगे देखो, यहां पर बॉडी ए के ऊपर स्ट्रिंग लग रही थी, तो फोर्स टेंशन फोर्स इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। फोर्स इसका नीचे लगेगा तो नॉर्मल फोर्स ऊपर आएगा। अब दो फोर्सेस बताओ जो बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर एक्सर्ट करेगी। वन इज द फ्रिक्शन फोर्स एफ ए, अनदर इज द नॉर्मल फोर्स एन ए। तो एन ए फोर्स अपोजिट
ये डायरेक्शन अगर ए बॉडी के ऊपर Na की ऐसे है, क्योंकि इसका वेट नीचे की तरफ है, तो Na फोर्स बी बॉडी के ऊपर कैसे एक्सर्ट करेगा? अपोजिट। तो देखो अपोजिट नीचे की तरफ, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगा? अपोजिट। तो अगर ये डायरेक्शन इसकी इधर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन, तो अपोजिट क्या होएगा? दिस। मैग्नीट्यूड सेम है, वो मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे हो सेम है। अब दो इक्वेशन, दो बॉडीज के रिस्पेक्ट में जब भी आप लिखोगे तो सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। बॉडी ए की बात कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स को 0 रखा तो टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एफ ए के बराबर, म्यू 1 इंटू एन ए। एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम ए इंटू जी, दैट इज गिवन 100 न्यूटन। बताया था ना कि ये 100 न्यूटन का वेट है इस बॉडी का। सो उसके बाद टी की वैल्यू आ गई 25। एफ वाई की बात कर लेते हैं। एम ए इंटू जी दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए। सो ये तो एन ए की वैल्यू 100 के बराबर ही आएगी। अब बॉडी बी पर आ जाओ, सीधा बॉडी बी पर आ जाओ। बॉडी बी के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि ये हमारी बॉडी बी है, सारे फोर्सेस हमने इस बॉडी में दिखा दिए। अब देखो सिग्मा एफ वाई 0 कर दो। एन बी ऊपर की तरफ है तो देखो ये माइनस ले रहा हूं, एन ए नीचे की तरफ है तो देखो प्लस ले रहा हूं, डब्ल्यू बी नीचे की तरफ है तो देखो प्लस ले रहा हूं। बड़ा क्लियर है फंडा। तो एन ए प्लस डब्ल्यू बी। अच्छा, एक फोर्स और था यहां पर, क्योंकि ये इंक्लाइंड फोर्स होने की वजह से यहां पर एक वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट और इंट्रोड्यूस हो गया। क्योंकि ये थीटा था तो पी साइन थीटा एक वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये भी देखो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। ऊपर की तरफ है तो माइनस, तो ऊपर की तरफ दो फोर्स हुए जो कि माइनस से डिनोट कर रहा हूं, एक पी साइन 45 और एक एन बी। एन ए जो है नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर एग्जर्ट कर रही है नीचे की तरफ, तो प्लस। और वेट अपना वेट कौन सी बॉडी का? बी बॉडी का, वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये डब्ल्यू बी हो गया। सॉल्व कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई एन बी की। जब सिग्मा एफ एक्स 0 रखूंगा, ठीक है, तो ये आ गया एन बी की वैल्यू 250 माइनस पी बाय रूट 2। आगे बढ़ते हैं। सिग्मा एफ एक्स को 0 रखो तो पी कॉस 45 राइट इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, यही हुआ। सो f1 प्लस f2 इज p बाय रूट 2। अब f1 और f2 की वैल्यू अगर हम निकालनी हो तो क्या होगी? बड़ा सिंपल है। f1 इज fa दैट इज mu1 इंटू na दैट इज 25। f2 इज fb दैट इज mu2 इंटू nb। सो हमने ये वैल्यूज रख दी। ये वैल्यू रखने से अब हमें समझ में आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया जाए कि बॉडी के अंदर मोशन स्टार्ट हो जाए। सो P फोर्स निकालना था, इसको हमने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दी। सो P फोर्स की वैल्यू आ गई 108.7 न्यूटन। यही हमारा क्वेश्चन था कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए ताकि बॉडी के अंदर मोशन हो जाए। राइट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द राइट। और ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। राइट चलो, दिस इज वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। राइट, अब बात करते हैं इंक्लाइंड रफ सरफेस की। इंक्लाइंड रफ सरफेस है तो क्या होएगा? बॉडी के ऊपर, बॉडी का मोशन है इंक्लाइंड सरफेस पर, तो ध्यान से सुनना। बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड है दैट इज mg, बॉडी का जो वेट है डाउनवर्ड है mg, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं देखूं तो इसका mg cos थीटा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका देखूं तो mg sin थीटा हो जाएगा, और इसके अपोजिट हमेशा नॉर्मल फोर्स रहेगा। राइट तो बॉडी का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, उसके अपोजिट नॉर्मल फोर्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिया n। ठीक है, सेम वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई। इस फोर्स की वजह से बॉडी किस डायरेक्शन मूव करेगी? इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? अपोजिट। सो Fs, अब बस वही करा, सिग्मा Fx 0 सिग्मा Fy 0। सो Fs की वैल्यू म्यू s इंटू एन, Fy
इसका टू 0 जब मैं रखता हूं तो n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर, fx की वैल्यू जब 0 के बराबर रखता हूं तो mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू 0, जो कि हाँ यहां पर ये हमने सेम किया है, mg sin थीटा माइनस fs इक्वल टू 0। fs की वैल्यू क्या होगी, mg sin थीटा, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं जब इस वैल्यू को, fs वैल्यू को म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा इन इक्वेशन 2 में रखता हूं तो क्या होता है, देखते हैं। सो देखो ध्यान से सुनना, fs की वैल्यू ये थी, सो म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी कॉस थीटा, बताया था मैंने, और यहां पर ये वैल्यू आपकी आई रही है एम जी साइन थीटा के बराबर। सो कोई आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या वैल्यू होगी जिस वक्त कोई मोशन ना हो बॉडी के अंदर, तो वो टेन थीटा के बराबर, तो म्यू एस इज ऑलवेज इक्वल टू टेन थीटा। सो म्यू एस की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो थीटा, अगर मैं बोलूं थीटा कितना हो, ये थीटा कितना हो कि बॉडी के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो, तो दैट इज टेन इनवर्स म्यू एस, दिस इज द थीटा, राइट, दिस इज द थीटा, you can see. So this theta is making body with a tendency of a motion, यानी कि इतने तक मोशन नहीं है, इससे हल्का सा भी थीटा अगर मैंने चेंज किया तो मेरी बॉडी के अंदर मोशन हो जाएगा, तो दैट इज टेंडेंसी ऑफ मोशन। थीटा मैक्सिमम कितना होएगा, थीटा मैक्सिमम इज टेन इनवर्स म्यू एस, दिस थीटा इज मेकिंग द बॉडी फॉर द मोशन, फॉर द मोशन, टेंडेंसी है अभी, राइट, टेंडेंसी स्टार्ट हो गई है बॉडी की मोशन की। सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन दिस तो हम काइनेटिक मोशन की बात करेंगे। सो इस वैल्यू से ज्यादा अगर थीटा हुआ तो काइनेटिक मोशन की बात होगी, और जब थीटा की वैल्यू थीटा मैक्सिमम से कम होगी तो उस वक्त हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, स्टैटिक कंडीशन की बात करेंगे, क्योंकि मोशन तो है ही नहीं। क्लियर हो गया? और थीटा अगर थीटा मैक्सिमम से ज्यादा हुआ तो काइनेटिक मोशन की बात करेंगे, और जब थीटा बराबर थीटा मैक्सिमम के हो जाएगा तो यहां पर टेंडेंसी है बॉडी की मोशन होने की, मोशन टेंडेंसी है, यानी कि मोशन पॉसिबल है, मोशन हुआ नहीं है। अगर हल्का सा भी थीटा आपने चेंज किया, बढ़ाया, अगर बढ़ा दिया हल्का सा भी थीटा, थीटा में तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, वेट ऑफ ब्लॉक ए 400 न्यूटन, weight of block B 1200 Newton. In the arrangement as shown in a figure below, determine the inclination angle of the inclined plane so that the block B is at point of sliding down on the inclined plane. म्यू की वैल्यू सेम है हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस पर, और बोला गया है कि टेंशन बताओ T कितना होएगा विच इज कनेक्टेड टू ब्लॉक ए। क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके सामने फिगर है। टू मैटिंग सिचुएशन, इंक्लाइन सिचुएशन, अब देखो क्वेश्चन कैसा हो गया, ये टू मैटिंग का हो गया, ध्यान से सुनते रहना, टू मैटिंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, प्लस इंक्लाइंड सरफेस का क्वेश्चन हो गया। यहां पर सरफेस इंक्लाइंड है बेटा, फोर्स इंक्लाइंड नहीं है, इंक्लाइंड सरफेस का क्वेश्चन। सेम वही किया आपने, बॉडीज को दोनों को इक्विलिब्रियम में रखते हुए फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया आपने। सो आप देख पा रहे होगे बहुत सिंपल है, फोर्स यहां पर T है तो T के अपोजिट यहां फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, ये फोर्स ऐसे है तो ये फोर्स ऐसे है, राइट, ये फोर्स डाउनवर्ड है दैट इज mg, राइट, ये आपका थीटा है तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। अब आपको पता है ये वाला फोर्स एक्सर्ट होएगा सेकंड बॉडी के ऊपर, इस वाली के, तो देखो ये n1 आ गया डाउनवर्ड। आपको पता है ये वाला फोर्स भी एक्सर्ट होएगा सेकंड बॉडी के ऊपर और अपोजिट होएगा, ये देखो ये अपोजिट आ गया, राइट। उसके बाद ये आपको पता था कि यहां पर ये m2g है वेट, दैट इज वेट ऑफ बॉडी बी, ये थीटा पे है
सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा, एम टू जी साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो गया, एम टू जी साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। रिजॉल्व करने के बाद बॉडी ए टेंशन फोर्स आ जाएगा आपके पास, एक क्वेश्चन। बॉडी बी के केस में सेकंड इक्वेशन ये सेम वैसे ही लिख दोगे, और आप टेन थीटा निकाल लोगे, 5/12 के बराबर आएगा, और यानी कि 5 tan इनवर्स 5/12 इज थीटा। बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मोशन एट दिस, इससे ज्यादा करोगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर। दैट्स इट। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सेम क्वेश्चन है, उसको और जब समझाया जा रहा था तो अलग तरीके से। जो आपको काइनेटिक सॉरी ये फ्रिक्शन मैकेनिक्स मैंने आपको बताया, ये क्लियर हुआ आपको अच्छे से। सो फ्रिक्शन मैकेनिक्स इज कंप्लीटेड, राइट। सो ये दो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे अगर आप गेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, और ये दो टॉपिक को मैंने बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप अच्छे से ये दोनों टॉपिक आपको समझ आए होंगे। थैंक यू। So now we are dealing the last topic. The topic is the rotational motion of a rigid body. Correct? So अब rigid body, कैसे कोई बॉडी रिजिड बॉडी रोटेट करती है किसी एक पाथ के अलोंग, राइट। अब उस पाथ को मैं हमेशा सर्कुलर पाथ बोलूंगा, क्योंकि रोटेशन की बात कर रहा हूं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं, राइट। So if any body or a body, if any particle or a body moves along a circular path about the origin ये वाला, उस origin को हम हमेशा बोलते हैं center of rotation, याद रखना, right? Then the origin of the rotational motion is called center of rotation. So center of rotation is clear, center of rotational motion, center of rotation, is it clear? That is called origin. So ये पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट के अलोंग मूव कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव कर रहा है, बट ये पाथ कैसा है, सर्कुलर है। सो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब देखो, जब रोटेशनल मोशन की बात करता हूं तो सपोज मानो ये कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 है, और ये वेलोसिटी हमेशा इस रेडियल डिस्टेंस r1 के परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं बात करता हूं तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, और इस रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, राइट। इस रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, दैट इज r2, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा मैं बोल देता हूं, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बात कर रहा हूं, स्मॉल एंगल दैट इज डी थीटा। r1 इज नॉट इक्वल टू r2, राइट। अब ध्यान से सुनना, ये वाला केस भी हो सकता है, और जिसमें r1 बराबर r2 के हो वो वाला केस भी हो सकता है। चलो हम r1 बराबर r2 वाला केस लेते हैं, क्योंकि हम प्योर सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और प्योर सर्कुलर मोशन का मतलब हमारा पाथ बिल्कुल सर्कुलर है, राइट। सो r1 बराबर r2। अब देखो, ये स्मॉल एंगल दैट इज डी थीटा, ये पार्टिकल यहां पर वेलोसिटी v1, यहां पर वेलोसिटी v2, और रेडियल डिस्टेंस r1 एंड r2, एंड बोथ आर इक्वल टू कैपिटल R. चलो, anyway, now what is the displacement of a particle from this point to this point? When we talk about the displacement, displacement is defined for this small distance is ds, right? So ds क्या होएगा बेटा इस केस में? ds होता है that is equal to r d theta, r into d theta। r क्या है? r1 बराबर r2 इज इक्वल टू r, तो r d थीटा के बराबर। सो ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है बेटा? दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट।
राइट। और यहां ये जो डी थीटा ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये। दिस इज कॉल्ड अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट है। सो व्हाट इज वी? ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी है, दैट इज डिफाइंड एज ds बाय dt। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय dt। सो चेंज इन अ position with respect to time, that is called a velocity. So ds dt, तो यहां पर r d थीटा रख दिया डिवाइडेड बाय dt। तो v क्या आ गया बेटा? v is r ओमेगा। अब देखो what is this r ओमेगा, right? what is this r ओमेगा? so देखो v बेटा लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बेटा? v। और एंगुलर वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा, राइट। s को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह लो या ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट कह लो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये, राइट। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर रोटेशन के केस में इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कह लो। तो एक रिलेशन हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है? मैंने अभी अभी आपके सामने बताया। दिस इज व्हाट? दिस इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज r इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद मैंने आपको बताया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाय dt। सो ds बाय dt, तो ds की वैल्यू क्या? r d थीटा बाय dt। सो r इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। सो यहां पर ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये क्लियर हुआ। सो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, राइट। सो एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? क्लियर। सो अब ध्यान से सुनते रहना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया? r इंटू डी थीटा के बराबर। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? r इंटू ओमेगा के बराबर। ओमेगा क्या है यहां पर? एंगुलर वेलोसिटी है। सो अब ध्यान से सुनना, लीनियर वेलोसिटी आपकी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पोजीशन पे आप मेजर करोगे तो सेम होगी। एक्सीलरेशन मेजर करोगे तो सेम होगी। सो फ्रॉम द ओरिजिन आप कितनी भी डिस्टेंस पे बात करो, एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, और द एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी सेम। बट ऐसा लीनियर वेलोसिटी के केस में नहीं होएगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी के केस में r की वैल्यू चेंज हो जाएगी जब मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा, इस पॉइंट पे बात करूंगा, इस पॉइंट पे बात करूंगा। तो इस पॉइंट पर कंप्लीट r मिलेगा, और कंप्लीट r इनटू ओमेगा इज दिस वेलोसिटी, दैट इज v। आर यू गेटिंग इट? सो ये आपको रिलेशन समझ आ रहा होगा जो मैंने रिलेशन आपके सामने लिखा है। चलो, आई होप अच्छे से क्लियर है ये। सो अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी क्या होता है? आर डी ओमेगा। डी ओमेगा इज व्हाट? स्मॉल एंगुलर, मतलब अगर सपोज मानो ये थीटा जो है बहुत स्मॉल है, तो इसको डी थीटा लिख सकता हूं। सो इस पॉइंट का और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो ओमेगा होता था, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डी ओमेगा बात करूंगा मैं।
राइट। सो डी ओमेगा यहां पर, तो आर इंटू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, राइट। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? दैट इज एक्सीलरेशन। सो ये वाला जो एक्सीलरेशन था ये कैसा था बेटा? दिस इज अ लीनियर एक्सीलरेशन, राइट। और ये वाला जो एक्सीलरेशन है ये कौन सा है? दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन कह लो या रोटेशनल एक्सीलरेशन बोलो, राइट। राइट। सो एंगुलर कह लो या रोटेशनल कह लो, एक ही बात है। क्लियर हो गया अच्छे से? सो बड़ा ध्यान से सुनना, हमारी वेलोसिटी यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर, मैं सपोज ए की बात कर रहा हूं, यहां बी की बात कर रहा हूं, दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। यहां वी है, यहां पर वी बी है, राइट। क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी अलग अलग है, यहां पर आर ए डिस्टेंस है तो यहां पर आर बी डिस्टेंस है। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज आर ओमेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सो आर डिस्टेंस आपका चेंज होता जा रहा है। सो वेलोसिटी यहां पर डिफरेंट, यहां पर डिफरेंट। सो यहां पर अगर ये वी ए डैश है, यहां पर ये वी बी डैश है। यहां पर अगर वी बी है तो यहां पर वी बी डैश है। यहां पर अगर वी ए है तो यहां पर वी ए डैश है। अब क्लियर हो रहा होगा अच्छे से? लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर रोटेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन किसी भी पॉइंट पर चेक करोगे तो वो आपको सेम मिलेगा, चाहे इस पॉइंट पे चेक करो चाहे इस पॉइंट पर। सो यही मैंने आपको बोला, रोटेशनल मोशन लीनियर पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में, रोटेशनल मोशन एंड, अब देखो एट लोकेशन ए वेलोसिटी इज वी ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए डी एस ए। देखो ये सब मैंने आपको लिखा है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। लीनियर वेलोसिटी रोटेशनल मोशन में कभी भी सेम नहीं होती, लेकिन रोटेशनल मोशन में रोटेशनल पैरामीटर्स हमेशा सेम होते हैं। ओमेगा ए पॉइंट पर बात कर लो, ओमेगा बी पॉइंट पर बात कर लो, वो ओमेगा के बराबर। चाहे आप एक्सीलरेशन की बात कर लो रोटेशनल मोशन में, वो अल्फा के बराबर। चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो तो वो भी आपका डी थीटा के बराबर। सो रोटेशनल पैरामीटर्स हमेशा रोटेशनल मोशन में सेम होते हैं, चाहे मैं किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पे बात करूं। लेकिन सेंटर ऑफ रोटेशन से अगर हम आर डिस्टेंस चेंज करते हैं तो लीनियर पैरामीटर्स रोटेशनल मोशन के केस में डिफरेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में अगर हम बोलें तो जनरल फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है सबको अच्छे से? तो काइनेटिक एनर्जी को ही देखो हमने लिखा है यहां पर हाफ एम की जगह स्मॉल डी एम, स्मॉल मास की बात हो रही है, आर ए इंटू डब्ल्यू ए का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक हमने डिफाइन कर दिया। आप यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये आर ए जो डिस्टेंस है और आर बी डिस्टेंस है, तो अलग अलग पॉइंट्स पर बात हो रही है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। सो सपोज यहां ए पर, यहां बी पर, यहां सी पर। सो ऐसे करते करते काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंटली डिफाइन की जाएगी हर एक पॉइंट पर। सो ये देखो ये लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी जब मैं रोटेशनल मोशन की टर्म्स में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? आर ए इंटू डब्ल्यू ए, यहां आर बी इंटू डब्ल्यू बी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? ऐसे करके हमने इंफिनिटी तक मेंशन किया। डब्ल्यू ए यानी कि वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। किसी भी पॉइंट पर बात करोगे तो सेम ही रहने वाली है, तो यहां ये सब चीजें डब्ल्यू के बराबर हो जाएंगी। तो जैसे ही आप ये डब्ल्यू के बराबर करोगे तो आप W बाहर कॉमन ले पाओगे तो हाफ W का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज दैट स्मॉल W स्क्वायर इज व्हाट? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। dm आर ए स्क्वायर, dm आर बी स्क्वायर, ऐसे करके इंफिनिटी तक। अब देखो हाफ W स्क्वायर इंटू आई, आई कैसे आया ये देखो। आई इज इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेकर इंफिनिटी तक,
dm r² को, तो ये जो वैल्यू है बेटा ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर आई। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी इन अ केस ऑफ रोटेशनल मोशन, कोई आपसे पूछे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थ्योरी के हिसाब से हमने आई लिख दिया, और आई लिखने के बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आई, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज दैट डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। डब्ल्यू से मेंशन कर रहे हैं हम इसको, ये इस तरीके से मेंशन किया जाता है, ठीक है। सो जनरल मोशन की बात करते हैं हम। व्हाट इज जनरल मोशन? जनरल मोशन क्या है बेटा, एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी दो तरीके का मोशन एक्सपीरियंस करे और उसके बाद रिजल्टेंट मोशन बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, यानी कि लीनियर मोशन एंड रोटेशन मोशन। तो लीनियर मोशन अगर होता तो बॉडी खिसकती चली जाती, ऐसे रोल नहीं होती, उस केस में ऐसे मूव करती। लेकिन रोटेशनल मोशन अगर इस बॉडी के अंदर हुआ, क्योंकि सर्कुलर है बॉडी, तो ये बॉडी रोल होती 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 आगे जाएगी। अब देखो, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करता हूं, तो सेंटर पे लीनियर वेलोसिटी v है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं ये v मान के चल लेता हूं, अगर ये बॉडी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा हर एक पॉइंट इस बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बॉडी के ऊपर जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन जो है या सेंटर ऑफ मास जो है, वहां पर वेलोसिटी v लगेगी और वो लीनियर वेलोसिटी है, तो हर एक पॉइंट इस बॉडी का v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, राइट। v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो मैंने चार कोने पकड़ लिए, चारों कोनों को v वेलोसिटी के साथ डिफाइन कर दिया। रोटेशनल मोशन के केस में ये v वेलोसिटी को हम क्या ओमेगा r बोल सकते हैं, ओमेगा r बोल सकते हैं बेटा, तो ओमेगा r लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, जब रोटेशन होएगा तो इस r के परपेंडिकुलर ये v की वैल्यू दैट इज ओमेगा r, और यहां पर v की वैल्यू, अब ध्यान से सुनते रहना, मजा आएगा यहां पर सुनने में, ये r के परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ, चारों पॉइंट पर आपने ओमेगा r लिख दिया और इसकी वजह से बॉडी क्या कर गई, रोटेट कर गई, रोटेशन हो गया। सो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या आया, v वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा r, ओमेगा क्या है बेटा, रोटेशनल वेलोसिटी, इनटू r करोगे तो लीनियर वेलोसिटी के बराबर। तो यहां पर रिजल्टेंट देखो, ये यहां पर v, ऐसे समझो ये v है और यहां पर ओमेगा r, ठीक। यहां पर तो सेम हो गया, प्लस हो गया। यहां पर क्या होएगा, v इस डायरेक्शन में, ओमेगा r अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर v अपोजिट, v इस डायरेक्शन में, तो ओमेगा r वर्टिकल दैट इज अपवर्ड। अब आपको इससे समझ आ रहा होगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगी, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। सो अब देखो, इफ द सरफेस ऑफ द मोशन इज रफ, then the frictional force is not equal to 0. That is, mu is not equal to 0, that is coefficient of friction. If the surface of motion is smooth, friction force is 0, mu is 0. ये तो आपको बताया ही था मैंने। अब देखते हैं, अब बात करते हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर ही फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन तो इसी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन, अब देखो फ्रिक्शन क्या होएगा, ये वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गई ओमेगा आर से, तो यानी कि बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब अगर ये फोर्स और ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम हो गई, तो बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में, नेट मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। सो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। और अगर ये दोनों बराबर जीरो के हो गए, इक्वल हो गए, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो,
और ये सिचुएशन कहलाती है प्योर रोलिंग सिचुएशन। यहां पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा बॉडी को रोल कराने में, बॉडी को रोल कराने में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, यहां पर प्योर रोलिंग हो रही है। सो एक क्वेश्चन आपके सामने है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड on the at the center of rotation, that is center of disk of the mass m. The disk is resting on a floor surface. If the disk start rolling over the surface, since floor surface is rough, then determine the acceleration at the center of the disk. बड़ा easy है, ध्यान से सुनना। यहां पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। कहां गया? ये रहा, राइट। और मास कितना है बॉडी का? 10। तो वेट क्या हो गया? mg, 10 इंटू जी, दैट इज द वेट। डाउनवर्ड फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसके अपोजिट तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, दिस इज एन। इस फोर्स के अपोजिट एक स्यूडो फोर्स आएगा, स्यूडो फोर्स होता है बेटा ma, राइट। सो फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स ma अपोजिट, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, दैट इज इक्वल टू 0। F माइनस एफ इज इक्वल टू ma। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये ट्रांसलेशन की बात हो रही है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल फॉर द ट्रांसलेशन मोशन। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है फॉर द ट्रांसलेशन मोशन? एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट एक स्यूडो फोर्स आएगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट एक स्यूडो फोर्स भी आता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट काम करता है, और अपोजिट तो फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होगी। और ये ही डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए मैंने इक्वेशन आपके सामने लिख दी। सो ये इक्वेशन आ गई आपके सामने। अब आप देखो, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को मैंने दोबारा अप्लाई किया रोटेशनल मोशन के लिए। सो F is the force for the translation, T is the torque that is referred as the force responsible for the rotation। यानी कि लीनियर यानी कि ट्रांसलेशन मोशन के लिए फोर्स F की जरूरत है, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क की जरूरत है। टॉर्क भी एक तरीके का फोर्स है। टॉर्क क्या होता है? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इनटू R, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द टॉर्क। सो ये डिस्टेंस R है, यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, दैट इज क्रिएटिंग अ टॉर्क इन दिस बॉडी, दैट इज पुटिंग द बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन, राइट। सो T इज इक्वल टू FR। और अब मजे की बात यह है, दिस टॉर्क इज इक्वेटेड टू, ये एक डिस्क है, राइट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सीलरेशन से जब आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास दिस बराबर दिस रखा। अब देखो आई क्या होता है डिस्क का? आई होता है बेटा, आई ऑफ सॉलिड डिस्क इज हाफ mr स्क्वायर, जो कि यहां रखा हमने। एक्सीलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन, दैट इज a बाय r। R से R कैंसिल, यहां कैंसिल R से R, ये क्योंकि स्क्वायर था। सो यस, सो हमने यहां पर दो इक्वेशन लिखी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल ली। तो इस बॉडी के अंदर जो एक्सीलरेशन होएगा वो कितना होएगा? 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहलाएगा, राइट, क्योंकि एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। सो सेम वही, क्योंकि m की वैल्यू रख दी मैंने, m की वैल्यू गिवन थी 10, राइट। सो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको, राइट, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। आई होप दिस topic is 100% clear to you all. So looking forward to see you all after the examination, और गेट का एग्जाम के बाद हम पेपर एनालिसिस करेंगे और तब हम बात करेंगे आगे की। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल आफ्टर दिस।
एग्जाम। थैंक यू।